आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। दोनों में लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। प्लस 100 पेयर करते हो, जिसको इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। बेसिकली हम लोग इंडक्शन के बारे में जानते हैं कि जब किसी कॉइल को, तार को कुछ इस प्रकार से लिपेट दिया जाता है किसी भी धातु के ऊपर, किसी भी लोह पदार्थ के ऊपर, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसको अगर बैटरी से एक जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। इसी इंडक्शन से क्या उत्पन्न होता है? इस इंडक्शन से ऑटोमेटिक अपने आप एक विद्युत धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो हम लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं इसको। ऑटोमेटिक अपने आप ये होता है। अब ये होता क्या है बेसिकली? तो हम लोग जानते हैं जब इसमें से धारा प्रवाहित कराते हैं तो इस वाले कॉइल में क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा इस तरह से। जब धारा प्रवाहित होता है तो जैसे इसमें धारा इसमें प्रवाहित कराते हैं तो कुछ समय के लिए एक ही बार, मान लो कि 5 एम्पियर दे रहे तो एक ही बार 5 एम्पियर नहीं आ जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है धारा। और धारा इंक्रीज करेगा तो अगर ये इंडक्शन के अंदर अगर धारा इंक्रीज कर रहा है, प्रेरकत्व के अंदर अगर धारा इंक्रीज कर रहा है तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और उसी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण इसमें एक इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है, इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाता है। इंड्यूस करंट एक उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रेरित धारा, ये इंड्यूस करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ, इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं कि अपने अंदर ही एक धारा उत्पन्न कर लेना। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम लेते हैं? सेल्फ का नाम लेते हैं। सेल्फ मतलब अपने आप, ठीक, अपने आप एक क्या कर रहा है? धारा उत्पन्न कर ले रहा है। तो ये डिपेंड करता है इसके धारा पर। इसमें धारा, अगर इसमें धारा आई प्रवाहित करा रहा है और ये फेरों की संख्या इसमें मान लो कि n है, ये n बार लिपटा हुआ है, तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है तो n फाई जो होता है वो समानुपाती बताया जाता है इस धारा का। मतलब धारा का मान जितना ज़्यादा अधिक करेंगे उतना ज़्यादा इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। और इस फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या होता है? एक धारा, इसमें पहले एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है और वही विभवांतर क्या करता है? एक धारा को उत्पन्न करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे जो धारा, यहाँ पे धारा प्रवाहित कराते हैं, ये n फाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। और जब ये समानुपाती साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है, और उस स्थिरांक को हम लोग किससे दर्शाते हैं? L से दर्शाते हैं। और जब ये L का मान निकालते हैं तो ये आता है n फाई बटे आई आता है। तो ये L का जो मान आया n फाई बटे क्या आएगा? आई इधर गुना में था, इधर भाग में चला गया। और इसी L को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसी L को क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व के नाम से जानते हैं। और इसी L का क्या पूछा गया है? तो एसआई मात्रा के बारे में चर्चा किया जाए। स्वप्रेरकत्व आप समझ में आ गया। अब ये जो स्वप्रेरकत्व यहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो इस स्वप्रेरकत्व का हम लोग एसआई मात्रक बताना है। तो अगर मात्रक का बात करते हैं तो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर इसका मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पे n, तो ये तो फेरों की संख्या, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है। ये चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये विद्युत फ्लक्स नहीं है। यहाँ पर चुंबक का बात हो रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं? वेबर। और वेबर को WB से दर्शाते हैं। और नीचे में क्या है? धारा है, तो वेबर पर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो स्वप्रेरकत्व मतलब अगर इसका मात्रा का बात करेंगे तो वेबर पर क्या होता है? एम्पियर होता है। इस बात को ध्यान रखना। और बताया जाता है कि जो वेबर पर एम्पियर होता है यही किसके बराबर होता है? तो ये भी याद रखना कि 1 वेबर पर एम्पियर को हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग
हेनरी के नाम से जानते हैं, जिससे हम एस से दर्शाते हैं, जिससे हम लोग किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। तो इसका दो मात्रक ध्यान में रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो वेबर पर एम्पियर भी क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया किसका, स्वप्रेरकत्व का, सेल्फ इंडक्शन का। यह हेनरी भी इसका मात्रक बताया जाता है। तो इन में से दोनों भी ऑप्शन रहेगा, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हेनरी है, तो हेनरी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेबर पर एम्पियर भी। अब यहाँ से एक और चीज़ का मात्रक याद हो जाना चाहिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका कोई मात्रक पूछेगा तो क्या होता है, वेबर होता है, जिसको हम लोग WB से दर्शाते हैं। ध्यान में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में जाने। ये बात को ध्यान में रखा जाए, इसमें जितना ज़्यादा धारा बढ़ाएंगे उतना ही ये क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा में हमारा फ्लक्स उत्पन्न होगा। और यही फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग विभवांतर के नाम से जानते हैं, फाई के नाम से जानते हैं। अब विभवांतर, जो इंड्यूस विभवांतर होता है, उसका फॉर्मूला भी होता है LdI/dt होता है। और यही इंड्यूस यहाँ पर क्या होता है, विभवांतर होता है। और इसी विभवांतर से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, इसका धारा भी। तो ये विभवांतर उत्पन्न होने के कारण ये एक धारा भी उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग इंड्यूस करंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 27 नंबर है। आगे कि धातु के बने एक गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसका गति कैसा होगा। तो अवमंदित होता है। कैसा होता है, अवमंदित गति इसका देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र, मान लो कि ये नॉर्थ है और इधर एक साउथ है, दो पोल ले लिए चुंबक का, और इसके बीच में हम क्या किए, एक लोहे का धातु को लटका कर से हिलाकर छोड़ दिए। तो ये छोड़ देंगे तो ये त्वरित नहीं होगा, मतलब ये बढ़ते नहीं जाएगा, ये क्या होगा, डैम्पिंग होगा, जिसको अवमंदित कहते हैं। मतलब ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, स्लो होते जाएगा, आगे पीछे से करेगा, इसे आगे पीछे करते जाएगा, और धीरे धीरे ये क्या होते जाता है, स्लो होते जाता है। ये त्वरित का मतलब हो जाता है कि इसका गति क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो गति बढ़ता नहीं है, कम होता है। और न एक चाल से भी नहीं चलता है, ये एक चाल से भी नहीं चलेगा, तो एक समान नहीं होगा। ये कैसा होता है, अवमंदित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ना है वो है डायनेमो का सिद्धांत। ये डायनेमो होता क्या है, पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए कि डायनेमो क्या होता है। डायनेमो का जो सिद्धांत होता है वो किस पर काम करता है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। डायनेमो एक प्रकार का हम लोग जो जेनरेटर होता है ना, विद्युत जेनरेटर, हम लोग जो शादी वगैरह में यूज किया जाता है, उसी को हम लोग विद्युत जेनरेटर के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग डायनेमो कहते हैं। तो सिर्फ उसी को डायनेमो नहीं करेंगे, वैसा कोई भी यांत्रिक, ऐसा कोई भी यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर क्या काम करता है, ये ना कि यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायनेमो के नाम से जानते हैं। डायनेमो इसमें से कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो, अगर हम लोग बात किया जाए आयरन, लोहा, जो हम लोग आयरन करते हैं, जिससे कपड़ा आयरन करते हैं, सभी को पता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसलिए कि ये क्या करता है, धारा उसमें प्रवाहित होने के कारण वो गर्म होने लगता है, उष्मा उत्पन्न होने लगता है। तो आयरन जो भी चीज़ें गर्म होता है, जैसे हीटर हो गया, तो ये सब अगर पूछे कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या होगा, धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य होता है, ऐसा हम लोग बता सकते हैं, जो गर्म होता है। लेकिन डायनेमो तो ऐसा नहीं होता। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो एक प्रकार के जनरेटर जो हो गया, वो क्या हो गया, डायनेमो हो गया। डायनेमो हम लोग देखते हैं कि वो गोल गोल घूमते रहते हैं, और उससे क्या हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। तो कोई अगर डिफिनेशन लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं डायनेमो का डिफिनेशन, कि यांत्रिक ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे डायनेमो के नाम से जानते हैं, डायनेमो कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं जनरेटर, ठीक है। अब ये किस सिद्धांत पर इसमें से काम करता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। बेसिकली ये जो काम करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो बताया जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़े भी थे कि जब किसी एक बंद लूप है, उस बंद लूप के आसपास मान लो कि ये एक इंडक्शन ही लगा दिए और इसमें क्या कर दिए, इसको एक इसमें एमीटर ऐड कर दिए। क्या लगा दिए? एमीटर। इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहा, इसमें क्या लगा दिए? एमीटर लगा दिए। जब इसमें एमीटर लगा देंगे और एक चुंबक को ले लेते हैं, ये क्या करते हैं, एक चुंबक को लेते हैं जिसमें एक तरफ क्या होगा, साउथ होगा, एक तरफ नॉर्थ होगा। इस चुंबक को अगर इस लूप के आसपास गति कराएंगे, इस चुंबक को इस लूप के आसपास गति कराए या इसको इस चुंबक के पास क्या करे, गति कराए, मतलब ये दोनों के बीच में सापेक्षित गति होना चाहिए। मतलब या तो कोई एक दूसरे के सापेक्ष में करना चाहिए, गति करना चाहिए। अगर दोनों को समान गति, समान मान लो कि इसको भी गति करा रहे, इसको भी गति करा रहे समान वेग से, तो ये कभी भी ये क्या करेगा, विद्युत चुंबक, मतलब इसमें कोई भी करंट उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ऐसा देखा गया था कि जब एक को स्थिर रख के या किसी को सापेक्षिक गति, मतलब एक के सापेक्ष दूसरा का गति होना चाहिए, तो एक के सापेक्ष दूसरा का गति होना चाहिए, तो उस केस में क्या देखने को मिल रहा था कि इसमें धारा देखने को मिल रहा था। इसमें क्या देखने को मिल रहा था, तो धारा वाला कटा था, उसमें विक्षेप देखने को मिल रहा था। तो इससे पता चला था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी चुंबक के आसपास कोई भी अगर एक लूप को, कॉइल को नचाया जाए, घुमाया जाए, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। प्रेरण का मतलब ये होता है कि इंड्यूस करना। उसमें क्या करना, इंड्यूस करना। हम लोग धारा उसमें इंड्यूस कर दे रहे हैं, उसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल बताए थे बचपन में, अभी तो नहीं देखने को मिलता है। साइकिल होता था, साइकिल के पाउडर के पास में एक यहाँ पर रोटेट करने वाला लगा रहता था। ऐसे कनेक्ट करके एक बल्ब लगाया जाता था। क्या किया जाता था, एक बल्ब लगाया जाता था तार से। तो ये साइकिल से घिस कर, उसके चक्के से, टायर से घिस के ये क्या होता था, रोटेट होता था। तो ये किसके अंदर रोटेट कराया जाता था, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रोटेट कराया जाता था, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता था। और ये लाइट क्या होने लगता था, जलने लगता था। तो लाइट को जलाने के लिए यहाँ पर कोई भी बैटरी वगैरह का खर्चा नहीं करना पड़ता था। ये हम लोग बचपन में देखते थे, जब साइकिल लोग चलाते थे, लाइट वगैरह का इस्तेमाल उस टाइम करते थे। तो वो किस पर काम करता था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता था। तो कोई चीज़ को रोटेट कराने के लिए अब जैसे भी रोटेट कराए, जैसे भी घुमाए, अब घुमाने के कारण उसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। चुंबक के बीच में अगर उसको वायर को, कॉइल को घुमाया जाता है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। इसी सिद्धांत के ऊपर कौन कार्य करता है, जनरेटर काम करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। कुछ ऑप्शन देने में भी मिस्टेक करता है। प्रेरित धारा भी इसी को बोलते हैं। इसमें प्रेरित धारा, एक धारा उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हम लोग प्रेरित धारा के भी नाम से जानते हैं। ये चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी दे देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थिर है। एक बंद चालक है, उसके निकट एक चुंबक स्थिर है। धारा, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, अभी जो पीछे हम समझा ही रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, कि एक बंद लूप है। ऐसे एक बंद लूप रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरी तरह से बंद होगा।
अब इसके चुंबक स्थिर है, क्या है, चुंबक को स्थिर रखे हुए है, क्या है यहाँ पे चुंबक को स्थिर रखे हुए है, तो चालक के में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इस चालक में धारा उत्पन्न कब होगा, तभी बताए कि ये चालक है, बंद लूप है और ये चुंबक है, तो किसी एक को गति करना पड़ेगा, मतलब सापेक्षित गति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बीच में अपेक्षित गति होना चाहिए, कोई एक के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। ठीक, तो बोला है कि अब यहाँ पे चर्चा ये अब थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछने में ये थोड़ा सा गलती भी बोल सकते हैं। ये बोला कि एक मैग्नेट सिचुएटेड नियर एक क्लोज कंडक्टर करंट का है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, अपेक्षित गति होना चाहिए दोनों के बीच में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को दोनों गति हो, समान गति करने लगेगा तो अपेक्षित गति होगा ही नहीं। दोनों देखो, गति का मतलब क्या होता है कि एक के सापेक्ष दूसरा का गति हम लोग कब मानते हैं, जब या तो उससे दूर जा रहा होता है या उसके पास आ रहा होता है, तभी जाकर हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए क्या है, गतिशील है, अदरवाइज वो गतिशील नहीं माना जाता है। तो हम इसके सापेक्ष इसको गतिशील कब मानेंगे, या तो ये जो कॉइल है ये इसके पास है या ये इससे दूर जाए, या इसके सापेक्ष इसको गतिशील कब मानेंगे, या तो ये इसके पास है या इसके दूर जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित गति के नाम से जानते हैं। तो अपेक्षित गति होगा तभी जाके इस कॉइल, इस बंद लूप के अंदर क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगा, जिसको प्रेरित धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की में प्राप्त धारा समानुपाती होता है किसके। देखो यहाँ पे एक थीटा टर्म आता है जिसको हम लोग विक्षेप के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, तो विक्षेप के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, अगर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का बात करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, टॉर्क लगता है, और वही टॉर्क जो एंगल के रूप में काम करता है, विक्षेप के रूप में काम करता है। तो ये एक रोकने, जैसे कि हम लोग पता है कि जब भी एक मीटर का बात करते हैं, जब भी अगर हम एक मीटर का बात करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे काटा रहता है और ये काटा पे 1 2 3 ऐसे रीडिंग रख रहा है, और यही मीटर क्या होता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है इधर से उधर। तो इधर जब धारा बढ़ता है तो ये रोटेट करके इधर आएगा, तो एक होना चाहिए ना कि ऐसे बढ़ा तो यहाँ पर जाए तो रोकने वाला कोई होना चाहिए। तो उसमें अंदर से क्या रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है जो उसको क्या करता है, अपोज करता है, रोकने का काम करता है। तो जितना ज़्यादा धारा होगा विक्षेप उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में बताया जाता है जो धारा होता है वो क्या होता है, विक्षेप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विक्षेप के समानुपाती होता है। और जब यहाँ से समानुपाती से हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। और यही जो के का मान होता है, के का मान यहाँ पर लिख देते हैं सी बटे एन बी ए के बराबर होता है, सी बटे एन बी ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे सी जो होता है, एक यहाँ पर सी भी एक स्थिरांक के रूप में यूज किया जाता है जिसको हम लोग बल युग्म के नाम से जानते हैं। सी जो होता है इसको आयतन भी बोला जाता है, ये इसको बल युग्म के नाम से जानते हैं। एन जो होता है फेरों की संख्या होता है, बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ए जो होता है वो क्षेत्रफल होता है लूप का, जो लूप बनता है उस लूप का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसमें यहाँ पर सब चीज़ बता दिए, बस इसमें यही चीज़ें पूछा था। जो आई होता है, धारा होता है, किसके समानुपाती होता है, तो ये विक्षेप के समानुपाती होता है, डिफ्लेक्शन के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर देखिए कुछ कुछ चीज़ें हम लिखते नहीं है, जैसे यहाँ पर के क्या है नहीं लिखे, के को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर नियतांक बोलते हैं। एन बता दिए क्या होता है, सी बता दिए क्या होता है, तो अपने से लिख लेना है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना, अगर हम यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिखते। लिखे की चीज़ लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। सी को लिख लेना है, सी क्या होता है, तो सी को हम लोग बोलते हैं, तो इसको बल युग में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बल युग्म के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? ये सब चीज़ें हम जब पढ़ा रहे थे फिर उस टाइम भी चर्चा किए थे। जो गैल्वेनोमीटर होता है बेसिकली इसका यूज क्या किया जाता है, तो धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये जो धारा मापता है ना, बहुत छोटे छोटे धाराओं को माप पाता है, मिली एम्पियर में माप पाता है। ये बहुत छोटे छोटे धारा को मापता है गैल्वेनोमीटर। अगर हम लोग बड़े धारा को मापना है तो नहीं काम कर पाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो कांटा होता है ना वो टूट जाता है, इसलिए जब ज़्यादा धारा होगा तो टकरा के वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक हम लोग काम करते हैं, और क्या काम करते हैं उसको हम समझेंगे। मान लो कि अगर एक यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा के रखे हुए हैं, अगर धारा ज़्यादा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके लिए एक उपाय किया जाता है कि इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को लगा दिया जाता है, और इस प्रतिरोध को हम लोग इस से दर्शाते हैं, और इसको बोलते हैं शंट प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं, शंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शंट के नाम से जानते हैं। अब ये इसका प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। क्या होता है, इस प्रतिरोध का मान बहुत कम प्रतिरोध होता है। मतलब ये जो प्रतिरोध एस लगाते हैं, प्रतिरोध जो एस लगाते हैं, ये एस का मान निम्न प्रतिरोध होता है। कैसा होता है, निम्न प्रतिरोध। ऐसा क्यों किया जाता है, निम्न प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है? तो जब धारा यहाँ से पार होता है तो हमको पता है कि धारा अब यहाँ से बंटना शुरू होगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। अब यहाँ पे मान लो कि अगर 10 एम्पियर की धारा है तो अब ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बराबर बराबर धारा बढ़ जाए, मतलब इधर 5 इधर 5, ऐसा नहीं होता है। दो तार अगर यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस जंक्शन से दो तार जुड़ा है, दोनों तरफ धारा तो जाएगा, लेकिन किधर ज़्यादा जाएगा किधर कम जाएगा वो डिपेंड करता है कि इस तार में कितना प्रतिरोध है, किधर ज़्यादा प्रतिरोध है। तो जिधर प्रतिरोध ज़्यादा होगा उधर धारा कम जाएगा। इसलिए प्रतिरोध का काम ही होता है धारा को क्या करना, रोकना। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। हम ये चाहते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें धारा कम जाए, इसलिए धारा इसमें ज़्यादा जाएगा तो इसका कांटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस कारण से हम क्या चाहेंगे कि प्रतिरोध का जो धारा है, मैक्सिमम धारा किससे निकल जाए, ये जो शंट लगाए हुए है इससे ज़्यादा धारा चल जाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो शंट का प्रतिरोध हो वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। शंट का प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, तभी जाकर धारा ज़्यादा से ज़्यादा धारा क्या होगा, इस वाले तार से होके जाएगा, इस वाले तार से नहीं जाएगा। बात समझ में आया? इस कारण से हम लोग जो प्रतिरोध लगाते हैं वो कैसा प्रतिरोध लगाते हैं, तो निम्न प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। और गैल्वेनोमीटर कैसे लगा रहे हैं, ये समांतर क्रम में लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, समांतर क्रम में लगा रहे हैं, जिसको पैरेलल इंग्लिश में कहते हैं। और ये लो रेजिस्टेंस का लगा रहे हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और इसको एमीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया। और ये जो प्रतिरोध लगा रहे हैं उसको समांतर क्रम में लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया। इसलिए श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो ये तो पहले ही धारा इसको रोक देगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समांतर क्रम में लगा रहे हैं, ज़्यादा धारा इससे पार होके जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस ध्यान यही रखें, पूरा जितना भी वीडियो बनाया आपको मिल रहा है यूट्यूब पर, सब कुछ सारा वीडियो का डिस्कशन जरूर देखें। इतना ज़्यादा डिस्कस कर दिया जाएगा कि फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर दिया है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। अब यहाँ पहले बात करते हैं कि धारावाही वृत्तीय कैसा होना चाहिए। अगर ये वृत्तीय पाथ है और इसमें धारा प्रवाहित करा दे आई, तो धारा प्रवाहित आई करा देंगे तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमेशा इस तल के क्या होगा, जो यहाँ पे तल बनता है यही इसका तल है ना, इस तल का हमेशा लंबवत होगा, या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा। और इसको बताने का तरीका भी बताए थे कि इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। बोले थे क्या करने के लिए कि इसके ऊपर जिस तरफ धारा का दिशा है उस तरफ को औठा को करना, औठा को किधर करना है, अपने औठा को इधर कर लेना है। और जब औठा को
और तब जाके ऊपर से अगर धारा इधर औठा इधर करे तो चारों उंगली किधर मुड़ेगा, ऐसे नीचे की ओर मुड़ेगा ना, यहाँ पे नीचे की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ से ये अंदर नीचे की ओर जब मुड़ेगा तो नीचे से ये ऊपर आ रहा है ना, नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखा, ऊपर वाला डायरेक्शन को कैसे डॉट से दर्शाते हैं। तो ये तल के क्या होता है, लंबवत होता है, और ये बाहर की ओर होगा। ये जो बोर्ड है, बोर्ड के किधर होगा, बाहर की ओर होगा। और धारा की दिशा अगर अंदर की ओर कर देंगे तो ये तल के क्या हो जाएगा, तो धारा की दिशा अगर अंदर की ओर कर देंगे तो ये धारा की दिशा अगर अंदर की ओर, धारा की दिशा अगर इस दिशा में कर देंगे तो औठा मेरा जब इधर जाएगा तो उस तरह से ये जो तल के, वो भी उस टाइम लंबवत ही होगा, लेकिन तल के अंदर की ओर होगा। और तल के अंदर की ओर होता है तो कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। तो इतना बात ध्यान में रखना है कि हमेशा ये तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो तल के लंबवत एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं कि जितना भी डिस्कशन किया जा रहा है, इससे कभी भी सिर्फ एक क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है आप लोगों को। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।